रात के 1:30 बजे थे। अचानक राम सिंह की नींद किसी के आने के आहट से खुल गई। राम सिंह, जिसका घर बस्ती की मेन गली में ही था, जहां से गांव का हर आदमी होकर गुजरता था। राम सिंह ने देखा, कोई नौजवान आदमी घबराते हुए भागा हुआ जा रहा है। राम सिंह के मन में आया कि कोई चोर है जो चोरी करने आया है, शायद इसी से भाग रहा है। राम सिंह ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? कौन है वहां? भागने वाला आदमी दौड़ता भागता हुआ राम सिंह की तरफ मुड़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, कोई हमें तो बचा लो, बचाओ। इस तरह उस आदमी को घबरा कर अपनी तरफ आते हुए देखकर राम सिंह तो घबरा गए, लेकिन वह अपने खाट से उठकर जैसे ही खड़ा हुआ, वो आदमी आकर राम सिंह के पैरों में गिर गया और बेहोश हो गया। रात के अंधेरे में लोगों की नींद तोड़ने के लिए इतना शोर काफी था। आसपास के लोग भी धीरे धीरे राम सिंह के दरवाजे पर जमा होने लगे। धीरे धीरे लगभग पूरी की पूरी बस्ती के लोग जो भी आ सकते थे, राम सिंह के दरवाजे पर आ गए। उस बेहोश आदमी को देखकर कोई पानी लाने दौड़ा, तो कोई पंखा झलने लगा और कुछ लोग वहीं खड़े खड़े तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे भोर के 4 बजने को आया, तब वह आदमी घबराते हुए ही होश में आया और बहकी बहकी बातें कर रहा था। धीरे जब वह होश में आया तो अपने आसपास लोगों को देखकर वह शांत हुआ और फिर बेसोच सा पड़ा रहा। सूर्य की किरणें अंधेरा का सीना चीरकर बाहर आने लगी थी। बस्ती में कामकाजी लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। गांव के कुछ जिनकी छुट्टी थी या जो निकम्मे थे, वही आसपास बैठे रहे। जब कुछ देर बाद वह होश में आया तो लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। कल्लू चचा, जो बस्ती में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने ही पूछा, बेटा, कौन हो तुम? इतनी रात को कहाँ से भागे आए थे? चाचा, मैं शहर से आया हूँ और मेरा नाम राजा है। चार लोग साथ ही में बोल पड़े, शहर से? शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन तुम इतनी रात को शहर से दूर इस पुरानी बस्ती में कैसे पहुंचे? राजा मन ही मन में सोचने लगा कि इन्हें बताऊं या न बताऊं। कल्लू चाचा ने उसके मन की दुविधा को समझते हुए कहा, बेटा, तुम न चाहो तो न बताओ। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो। राम सिंह ने भी हाँ में हाँ मिलाई। राजा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो न बताई जाए। अब तो जो होना था वो हो ही चुका। राजा ने अब बताना शुरू किया कि मैं नजदीक ही के एक गांव का रहने वाला हूँ। रोजगार की तलाश में शहर में चला गया। वहां जाकर मैं एक म्यूजियम में काम करने लगा। इस म्यूजियम में रायगढ़ के राजा के परिवार से जुड़ी हुई बहुत सी सामान रखे हुए थे। धीरे धीरे मैं जब उस म्यूजियम में बहुत दिनों तक काम कर चुका, तो लोगों का मुझ पर विश्वास बढ़ गया। मैं वहां भी अब आ जा सकता था जहां कुछ खास लोग ही आ जा सकते हों। एक दिन ऐसे ही मैं एक ताम्रपत्र को देख रहा था, जिस पर किसी खजाने के बारे में लिखा हुआ था। ताम्रपत्र को तो बहुत लोग देख रहे थे, पर किसी ने उसके सच या झूठ होने की जांच नहीं की। मगर मैंने उसे देखा तो जिज्ञासा वह जांच पड़ताल करने लगा। तब मुझे यह पता चला कि वो किला जिसमें खजाने रखने की बात कही जा रही है, वो तो हमारे गांव के कुछ ही दूरी पर है। यह बात मैंने अपने साथ करने वा साथ काम करने वाले लोगों को बताई, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में भी खजाने पाने की इच्छा जरूर दबी थी। कौन धन नहीं पाना चाहता? कौन शानदार जिंदगी जीना नहीं चाहता? परंतु ये सारे ख्वाब इस नौकरी से पूरा न होने वाली थी। इसलिए हम चार दोस्त, रमेश, लकी, रजनीश और मैं, इस खजाने को पाने खोज के लिए तैयार हुए। हमने और ताम्रपत्रों को खंगालना शुरू किया। उसके आधार पर इकट्ठी जानकारी को लेकर नक्शा बनाया। मैं आसपास के इलाकों से परिचित था, इसलिए मुझे पता था कि आसपास घनी बस्तियां बसी है।
इसलिए रात के समय ही खजाना निकालना अच्छा होगा। वो रात का वो रात कल की रात थी जब हमें खजाना निकालना था। हम चारों दोस्त सूरज ढलने के बाद पुराने महल के खंडहर में पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने नक्शे की मदद से उस जगह को खोजने लगे जहां खजाना हो सकता था। ताम्रपत्र को पढ़ने से हमें ऐसा पता चला कि चारों दिशाओं में जो चारों कुएं बने हैं, उनके ही बीच में 200 कदम की दूरी पर खजाना जमीन में गाड़ के रखा है। हमने जमीन खोदना शुरू किया और धीरे धीरे 3-4 घंटे की खुदाई के बाद हमें एक बड़ा सा पत्थर मिला जो एक पट्टी की तरह उस पर रखा था। हमने जैसे ही उस पत्थर को हटाया, हमें खजाना मिल गया। टॉर्च जलाकर देखने पर हमें एहसास हुआ कि आखिर ये कितना है। मेरे अंदाज के अनुसार वो सचमुच खजाना ही था। अथाह अथाह दौलत जिसे पाकर हम देश के अमीरों में से एक हो जाते। खजाने को देखकर हम चारों दोस्त खुशी से चीख पड़े, मगर हमें क्या पता था कि ये खुशी थोड़े ही समय की है। लकी, रमेश और रजनीश तीनों से नीचे तीनी तीनों से नीचे गड्ढे में थे, लेकिन मैं गड्ढे से निकलकर टार्च ऊपर रखने गया था ताकि नीचे प्रकाश होता रहे और हम चारों खजाने को बाहर ला सकें। तीनों ने अपने हाथों से असरफियां भर भर कर उठाना शुरू किया। उन्होंने जैसे ही असरफियां उठाई, हमें घोड़ों के टापों की आवाज आई, जैसे कोई घोड़ों पर बैठा हुआ आ रहा हो। अचानक हमें एक परछाई दिखाई दी जिसने ऊंची आवाज में कहा, तुम राज परिवार से नहीं, ये खजाना तुम्हारा नहीं, तुमने इसे छूकर अपनी मौत को बुलाया है। इतना कहना ही था कि चारों दोस्त चार दिशाओं में भाग निकले। उस घुड़सवार ने लकी की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाया और उसका सिर देखते ही देखते धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद घोड़े को रजनीश की तरफ मोड़ा और रजनीश का भी सर धड़ से अलग कर दिया। इतना देखकर तो मैं और तेज भागा और भागते हुए मैं पूर्व दिशा के कुएं के पास तक पहुंचा ही था कि क्या देखता हूँ, उस घुड़सवार ने रमेश का सर धड़ से अलग कर दिया और उसने घोड़े को पूर्व दिशा की तरफ मोड़ा। तब तक मैं उस कुएं के पास से निकलकर भाग गया। मुझे तब तक आवाज आती रही जब तक मैं उस किले के बाहर न निकल गया और डर के मारे मैं यहाँ आकर बेहोश हो गया। राजा की ये कहानी सुनकर कुछ लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई और कुछ लोग खजाने के पाने की लालसा भी पालने लगे। राजा को दोपहर होते होते लोगों ने शहर के लिए रवाना कर दिया। दोपहर होते होते राजा तो शहर चला गया था, लेकिन एक खबर भी शाम होते होते पूरे गांव में फैल गई थी। हर बूढ़े, जवान और बच्चे की जबान पर यह घटना छाई हुई थी। बूढ़े अतीत से इस घटना को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जबकि बच्चे उस किले की तरफ न जाने में ही भविष्य सुरक्षित देख रहे थे। नौजवान लोग इन दोनों लोगों के चित्तवृत्तियों का मजा ले रहे थे। गांव के सभी नौजवान ऐसे ही न थे। कुछ तो ऐसे थे जो एक बार सच में केवल भूत को देखने के लिए उस किले पर जाने के लिए सोच रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो कोई जुगत लगाकर उस खजाने को पाना चाहते थे। आखिर भौतिक सुख का आकर्षण युवा को अपने ओर खींचे तो काहे को इस संसार को माया कहें। धीरे धीरे गांव में इसकी चर्चा बंद हो गई। अब कोई शायद ही कोई कोई इसका जिक्र करता, लेकिन गांव के लड़कों की ये मंडली, जिसमें 5 लड़के, छोटू, झगड़ू, रामू, पलटू और साधु, तो उस घटना के बाद से ही उस खजाने को निकालने के लिए सोचने लगे थे। खजाना कहाँ है, ये बात तो पूरे गांव को पता थी, लेकिन इतना साहस किसी में था कि कोई उसे निकाल लाए। मगर दो साहसी लड़के उसे निकालना चाहते थे। तरह तरह की बातें तरकीब लगाने लगे, मगर कुछ बुद्धि काम न आई। छोटू ने उन बातों पर गौर करना शुरू किया। उसने अपने साथ अकेले में बैठे दोस्तों से कहा कि राजा ने खजाना कहा था कि खजाना चारों दिशाओं में बने कुएं के बीच में है और वो जगह चारों तरफ से 200 कदम की दूरी पर है।
जब राजा उस कुएं से बाहर निकल आया तो उस आत्मा ने उसे नहीं मारा। तो बात यह है कि हमें खजाना को उस जगह से निकाल कर उस चारों कुएं की परिधि से बाहर लाना होगा, जिससे वो आत्मा बाहर आकर हमें मार न सके। चारों दोस्तों को लगा कि ये बात ठीक ही कह रहा है। फिर क्या था, खजाने को निकालने के लिए पांचों दोस्त योजना बनाने लगे। एक रात सभी दोस्त अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उस किले में पहुंच गए। उन्होंने 6 गधों का इंतजाम किया और रात को खजाने वाली जगह खोदने लगे। जल्द ही वे खजाने तक पहुंच गए। खजाने को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कई बक्से थे। उन बक्सों में अथाह दौलत दौलत को देखकर उन्हें एहसास हो गया कि इसे एक बार में ले जाना मुमकिन न होगा। फिर उन्होंने उस खजाने को कई दिनों में निकालने का सोचा। उन्होंने बक्सों को गधों से बांधा और 100 मीटर दूर की रस्सी से दूर ही से लगे खींचने। खजाने को खींचकर वो किले के बाहर आ गए। पांचों दोस्त अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक न रही। जैसे ही साधु और पलटू ने खजाने वाले बक्सों को खोला और उस खजाने को हाथ से छुआ, त्यों ही वो घुड़सवार वहां आ गया और जोर से ऊंची आवाज में कहा कि तुम राज परिवार से नहीं, ये खजाना तुम्हारा नहीं। तुमने इसे छूकर अपनी मौत को बुलाया है। इतना कहते ही उस घुड़सवार ने साधु और पलटू दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया और खजाना वहां से अपने आप ही गायब हो गया। झगड़ू, रामू और छोटू को देखते ही रह गए। उनके दोस्तों की जान चली गई थी और वे काठ के बने रह गए। तीनों ने उस घटना के बारे में किसी को न बताया, लेकिन सुबह होते ही लोगों को पता चल गया कि पलटू और साधु दोनों खजाने के लालच में मारे गए। पूरे गांव भर में मातम पसर गया। सभी उनके मौत पर दुखी थे, लेकिन वे लालच में मारे गए थे, ये सभी जानते थे। झगड़ू और रामू ने तो अब खजाने का लालच छोड़ दिया, लेकिन छोटू के मन में अब भी लालच छाया हुआ था। उसने खजाने को पाने का मन बना लिया था। छोटू की यह बात तो समझ आ गई थी कि वो घोड़े पर बैठा घुड़सवार तभी आता है जब कोई हाथ से उस खजाने को छूता है। अगर कोई इसे ना छुए तो आत्मा उसे नहीं मारती, जैसा कि पलटू और साधु के साथ हुआ था। दोनों ने छुआ था, दोनों मारे गए, लेकिन पास ही खड़े हम तीनों को उस आत्मा ने कुछ नहीं किया। बिना किसी को बताए एक रात छोटू अकेले ही किला में गया। वहां जाकर उसने देखा कि गड्ढा फिर से बंद हो गया है। उसने धीरे धीरे गड्ढे को खोदना शुरू किया और कुछ समय के बाद घर आया। वो अकेले इतनी मिट्टी नहीं हटा सकता था, इसलिए उसने कई दिन में धीरे धीरे मिट्टी हटाई और एक रात एक बक्सा उठाकर अपने घर ले आया। डर तो अब भी उसे लग रहा था, लेकिन धन पाने की लालच इस कदर छाई हुई थी कि डर को भी वो भूल गया। छोटू ने हाथ में दस्ताने पहने और डरते हुए धीरे धीरे से एक असरफी बक्सा खोलकर निकाला और चुपचाप रात के उस घोर अंधेरे के सन्नाटे में घोड़े के टाप को सुनने की चेष्टा करने लगा, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। छोटू ने असरफी को बक्से में रखा और अपने बेड पर चुपचाप जाकर सो गया। सुबह वह उठा तो मारे खुशी के उसके पांव जमीन पर न थे। वे खुशी खुशी अपने पूरा दिन बिताया, दोस्तों से मिला, बाजार में घूमा। छोटू के दोस्त झगड़ू ने ध्यान दिया कि छोटू कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है, लेकिन उसने उस दिन छोटू को कुछ न कहा, मगर यह स्पष्ट नजर आ रहा था कि कुछ तो बदला है। हर रात को छोटू बक्से को खोलकर देखता और मन ही मन खुश होता। उन असरफी को उसने कभी नंगे हाथों से नहीं छुआ, लेकिन छोटू को ऐसा लगने लगा था कि ये सारी असरफियां अब उसकी हैं। एक दिन छोटू ऐसे ही अपने आप ही मुस्कुराते हुए जा रहा था कि अचानक कहीं से रास्ते में उसे झगड़ू मिल गया। बातों ही बातों में खजाने का राज छोटू ने अपने जिगरी दोस्त झगड़ू को बता दिया। जब खजाने का भेद खुला तो बुद्धू झगड़ू ने बातों ही बात में कह दिया कि अब इस खजाने का क्या करोगे।
बुद्धू, अब इस खजाने का क्या करोगे? छोटू ने कहा, क्या करूंगा मतलब? झगड़ू ने कहा, मतलब यह है कि तुमने हाथ से अभी छुआ नहीं, और अगर हाथ से छू लिया तो फिर मौत निश्चित है। छोटू ने जब यह बातें सुनी और इस पर विचार किया तो उसकी सारी खुशी छू मंतर हो गई। छोटू बुझा बुझा सा घर आया। उसने बक्से को देखा, वही बक्सा जो कल तक उसे आसमान पर उठाए हुए था, आज उसे पांव को शमशान की तरह घसीट रहा था। बक्सा वही था, वही कमरा था, लेकिन अब यह बक्सा मौत का सामान था, उसका कमरा मरघट। उस रात भर छोटू को नींद नहीं आई। छोटू की भूख प्यास उड़ गई। अब वो क्या करे, क्या न करे, उसे कुछ समझ में न आ रहा था। तभी अचानक उसने सुना कि गांव का साहूकार, जिसके झगड़ू के पिता ने अपनी इकलौती बेटी के शादी के लिए कर्ज लिया था, आज तक न चुकाया था। गांव का साहूकार पूरे गांव का खून चूसता था, ऊंचा ब्याज लेता था, जिससे कोई एक बार फंस जाता तो उसका जीवन दलदल में फंस जाता। जो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही फंसता जाता था। आज उस साहूकार ने झगड़ू के पिता को अपने कर्ज के लिए भला भला बुरा कहा था। अब झगड़ू को गुस्सा आया कि अब जाकर उसका सिर फोड़ दे। वो गुस्से में कमरे से बाहर आया और एक लठ लेकर साहूकार को मारने के लिए जाने लगा, मगर घर वालों ने उसे बहुत समझाया, उसकी मिन्नतें की, तब जाकर वो माना। मगर जैसे ही वो अपने कमरे में आया, वैसे ही फिर मौत उसके सर पर मंडराने लगी। आज फिर रात भर उसे नींद न आई। सुबह अपने बेड से उठा तो एक विचार उसके बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। बहुत तेजी से भागा भागा कमरे में गया, अपने हाथों में दस्ताने पहने और एक थैली में 20 असरफियां ली, और फिर क्या, घर से निकल गया। अपने कमरों पर ताला लगाया, जिससे कोई और कमरे में न जाना पाए। पूरे दिन छोटू इसी उठापटक में था कि वो अपने विचारों को अंजाम दे या न दे। शाम होते होते छोटू झगड़ू साहूकार की दुकान पर जा पहुंचा। घर और दुकान उसकी अगल बगल थी। छोटू ने साहूकार के यहाँ पहुंचकर पूरा कर्ज एक बार में ही चुकाने को कहा, लेकिन वो साहूकार भी तैयार हो गया। छोटू ने गिनकर 20 असरफियां फिर थैले में भर कर दे दी, लेकिन साहूकार को शक हुआ, कहीं नकली तो नहीं। बहुत टाल मटोल करने पर भी साहूकार उन असरफियों को परखना चाहता था। अब ये एक नई मुसीबत थी। अब इस समस्या का समाधान छोटू कैसे करे? उसने कहा, ठीक है, मगर तुम इसे छुओगे नहीं और बता दोगे कि असली है या नकली, तो मैं तुम्हें 5 असरफियां और दूंगा। साहूकार तैयार हो गया। हर एक असरफी को उसने बिना छुए ही जांच की और पाया कि सब सही है। फिर क्या था, अपने थैले में रखकर अपने अलमारी में रखकर सो गया। रात ढले छोटू घर आया और आकर अपने कमरे में चला गया। जब सुबह को उठा, अब उसका गुस्सा शांत हो गया था। वो अपने किए पर अब पछता रहा था। उसने उठकर देखा, वो असरफियां वाला बक्सा अब वहां न था। घर में घबरा कर वह हर एक से पूछने लगा कि कमरे में से कोई सामान इधर उधर तो नहीं किया गया, मगर कोई उस बक्से के बारे में कुछ न जानता था। इसी हड़बड़ में वो घर से बाहर निकल आया तो उसे खबर मिली कि कोई साहूकार का सर धड़ से अलग कर दिया है, जिससे वो मारा गया है। छोटू ये खबर सुनकर घर आ रहा था तो उसने देखा कि झगड़ू उसे ध्यान से देख रहा है, मगर छोटू के मन में अब भी वो बक्सा घूम रहा था। आखिर कौन उस बक्से को उठा ले गया? साहूकार के मौत से चारों तरफ एक अजीब सी खुशी और एक डर छाया हुआ था। कोई भी अपने लड़के को उस किले की तरफ न जाने देता। धीरे धीरे एक खजाने वाली बात चारों तरफ फैल गई थी। लगभग आसपास के सभी लोग इस घटना के बारे में सुन चुके थे। कोई ज्यादा तो कोई कम, जरूर इस बात को जानता था। इसी बीच एक तांत्रिक किले की तरफ घूमता देखा गया। लोगों को लगा कि यह भी खजाने की खोज में आया है। वो गांव में आया, जहां पीपल के पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में गांव के लोग बैठे हुए थे। वो तांत्रिक भी वहीं आकर बैठ गया। बात ही बात में बात शुरू हुई तो उस तांत्रिक ने बताया कि आज से लगभग 500 साल पहले, जब रायगढ़ के राजा का साम्राज्य दूर तक फैला था,
चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार हो रही थी। ये खजाना उसी समय का यहाँ दबाया गया है। इस खजाने की सुरक्षा के लिए राजा के ही एक वफादार सिपाही की बलि दी गई, जो लगातार 500 वर्षों से इस खजाने की रक्षा कर रहा है। उस खजाने को कोई रायगढ़ के राजा का कोई उत्तराधिकारी ही निकाल सकता है। अगर किसी दूसरे ने उस खजाने को छूने की कोशिश की, तो हर राजा के वफादार सिपाही की आत्मा उसका सर से धड़ अलग कर देगी और खजाने को जहाँ का तहाँ उसी स्थान पर रख देगी। उस आत्मा को बस में करे बिना कोई भी उस खजाने को हाथ नहीं लगा सकता। अगर किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उसकी मौत निश्चित है। रमेश ने पूछा, ये आपको कैसे पता? तांत्रिक ने कहा, मेरे गुरु के तीसरे गुरु ने ही सारी तांत्रिक क्रियाएं करके और घोड़े वाली आत्मा को उसकी इच्छा से उसकी बलि दी थी। इसलिए ये सब बातें मुझे पता है। वो खजाना रायगढ़ का उत्तराधिकारी निकाल सकता है, परंतु उस आत्मा को बस में करके खजाना मैं भी निकाल सकता हूँ। तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया कि उस खजाना को अकेले लाना संभव नहीं, इसलिए अगर कोई चलना चाहे तो दोपहर 3 बजे के बाद किले पर मिले। खजाने में उसे भी हिस्सा मिलेगा। मगर लोगों में भय इतना था कि कोई भी खजाना के लिए अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। शाम के 5 बजे लोगों ने देखा कि झगड़ू, छोटू और रामू 20 बैलगाड़ियों पर बक्से लादे आ रहे हैं। बक्से लाकर तांत्रिक ने पीपल के पेड़ के सामने रख दिया और बक्स खोलकर गांव के लोगों को बुलाकर देने लगा। पहले तो कोई ले न रहा था, लेकिन जैसे ही एक दो लोगों ने लिया, पूरे गांव के लोग कतार लगाकर लेने के लिए आ गए, परंतु अपने हाथों से उठाने की किसी की हिम्मत न हुई। तांत्रिक को ऐसा करते देख तीनों दोस्त घबरा घबरा के एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं। सूरज के डूबने तक उसने एक बैलगाड़ी की सारी असरफियां बांट दी थी। ज्यों ही अचानक सूरज डूबा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। पूरे गांव के लोग चीखने चिल्लाने लगे। पूरे गांव में एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया। सारा खजाना जहरीले जीव जंतुओं में बदल गया। गांव के हर घर में सांप और बिच्छू घूमने लगे। सारे सांप बिच्छू दौड़कर किले की तरफ भागने लगे। यहाँ तक बैलों पे रखे बक्से भी सांपों में बदल गए। सब के सब किले की तरफ भाग गए। सारे गांव के लोग इस अचंभे को देखते रहे। हाथ आकर भी धन भाग गया, फिर हाथ खाली का खाली रह गया और रायगढ़ का खजाना अपने उत्तराधिकारी की तलाश में अभी तक उन्हीं चारों कुएं के बीच रखा हुआ है। न जाने कौन है राज परिवार का, कहाँ है, कौन है उत्तराधिकारी, ये आज तक नहीं पता।